स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी मिलाप। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच रहे थे कि उनके सुपुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, दादा, अब यहाँ पड़े पड़े जी उगता गया। आपकी आज्ञा हो तो मैं सैर को निकल जाऊं। 2-1 महीने में लौट आऊंगा। नानकचंद बहुत ही सुशील नवयुवक था। रंग पीला, आंखों के गिर्द हल्के स्याह धब्बे, कंधे झुके हुए। ज्ञानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग पूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहां तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियां हैं? ज्ञानचंद ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर सफल न हुए। उनकी डांट फटकार, समझाना बुझाना सब बेकार। उसकी संगति अच्छी न थी। पीने पिलाने और राग रंग में डूबा रहता। उन्हें ये नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा? लेकिन नानकचंद उनके स्वभाव से परिचित था। बेधड़क बोला, अब यहां जी नहीं लगता। कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने की सोचता हूं। बेहतर है, तशरीफ ले जाइए। कुछ रुपए तो दिलवाइए। इस वक्त 500 रुपए की सख्त जरूरत है। ऐसी फिजूल बातों का मुझसे जिक्र न किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका हूं। नानकचंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे। यहां तक कि नानकचंद झुंझला कर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूं ही चला जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत किया और बोले, बेशक, तुम ऐसे ही हिम्मतवार हो, और वहां भी तुम्हारे भाई बहन बैठे हुए हैं ना। मुझे किसी की परवाह नहीं। आपका रुपया आपको मुबारक। नानकचंद की ये चाल कभी खाली नहीं पड़ती थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए। रुपया लिया, खुशामद की, और उसी दिन नानकचंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुआ। मगर नानकचंद यहां से अकेले न चला। उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थी। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे साधे आदमी थे। सुबह दफ्तर जाते और शाम को लौट आते, और इस बीच नानकचंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत के इशारे किया करता। यहां तक कि वो अभागी ललिता उसके जाल में आ फंसी। भाग जाने के मंसूबे बने। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतारकर उसने एक संदूकचे में रख दिया था। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। नानकचंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी गुमान न था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है, और इस नेमत को पाकर ललिता अपने को खुशनसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे कि इतने में कुंडी खटकी। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों का संदूकचा उठा लिया, एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा, और दबे पांव धीरे धीरे कदम उठाती दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। नानकचंद ने उसे गले से लगा लिया। बग्गी तैयार थी। दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे। ललिता न दिखाई दी। घबराई। सारा घर छान मारा, मगर कुछ पता न चला। बाहर की कुंडी खुली देखी, बग्गी के निशान नजर आए। सर पीट कर बैठ गए, मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते। हंसी और बदनामी का डर जुबान पर मोहर हो गया। मशहूर किया कि वो अपने ननियाल गई है, मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भांप गए कि कश्मीर के सैर के कुछ और ही माने थे।
धीरे धीरे ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई, यहां तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियां नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर होती है। नानकचंद जिस वक्त बग्गी में ललिता के साथ बैठे तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल नहीं था कि एक युवती मेरे बगल में बैठी है जिसके दिल का मालिक मैं हूं। उसी धुन में वो मस्त था। बदनामी का डर, कानून का खटका, जीविका के साधन, उन समस्याओं पर विचार करने की तो उसे उस वक्त फुर्सत भी ना थी। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया, कलकत्ता जा पहुंचा। किफायत शारी का सबक न पड़ा था तो जो कुछ जमा जथा थी 2 महीने में ही खर्च हो गई। ललिता के गहनों पर नौबत आ गई, लेकिन नानकचंद में इतनी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके पिता को पत्र लिखा, मोहब्बत को गालियां दी और विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्च भेजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा तो तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है, खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपए रवाना कर दिए, लेकिन जवाब में लिखा, खैर जो कुछ हुआ तुम्हारी किस्मत में था, अभी इधर आने का इरादा मत करना, बहुत बदनाम हो रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ न होगी, मगर जिस औरत की बाह पकड़ी है उसका निभा करना, उसे अपनी ब्याहता स्त्री समझना। नानकचंद के दिल पर से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस से माहवार वजीफा मिलने लगा। इधर ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिल को खींचा, मगर उसकी शराब की लत न टूटी और हफ्ते में 2 दिन जरूर थिएटर देखने जाता तो भी तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ चला था। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इसी बीच एक प्यारी सी लड़की के पिता बनने का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम उसने रखा कमला। 3 साल गुजर गए कि नानकचंद के उस शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। लाला ज्ञानचंद का 50वां साल था, जो हिंदुस्तानी रईसों की प्राकृतिक आयु है। उनका स्वर्गवास हो गया और ज्यों ही ये खबर नानकचंद को मिली, वो ललिता के पास जाकर चीखें मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आए। इस 3 साल की संभली हुई जिंदगी ने उसके दिल से शौदेपन और नशेबाजी के ख्याल बहुत कुछ दूर कर दिए थे। उसे अब ये फिक्र हुई कि चलकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारी जायदाद और कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता का क्या करूं? अगर इसे वहां लिए चलता हूं तो 3 साल की पुरानी घटनाएं ताज़ी हो जाएगी और फिर एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुक्काम और हम जौलियों में जलील कर देगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की ज़रूरत भी नज़र आने लगी। ये हो सकता था कि वो ललिता को अपनी ब्याहता स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना असंभव था कि उसने उसे भगाया है। ललिता से नानकचंद को अब वो मोहब्बत न थी जिसमें दर्द होता है और बेचैनी होती है। अब वो एक साधारण पति था जो गले में पड़े हुए ढोल को पीटना अपना धर्म समझता था, जिसे बीवी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती है जब वो बीमार होता है। और इसमें अचरज की कोई बात नहीं है अगर जिंदगी की नई नई उमंगों ने उसे उकसाना शुरू किया। मंसूबे पैदा होने लगे जिनका दौलत और बड़े लोगों से मेलजोल से संबंध है। मानव भावनाओं की यही साधारण दशा है। नानकचंद अब मजबूत इरादों के साथ सोचने लगा कि क्यों न यहां से भाग चलूं। अगर इजाजत लेकर जाता हूं तो 2-4 दिन में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर हिला किए जाता हूं तो आज के तीसरे दिन ललिता बनारस में मेरे सिर पर सवार होगी, तो फिर कोई ऐसी तरकीब निकालूं कि इन संभावनाओं से मुक्ति मिल जाए। सोचते सोचते उसे आखिर एक तरकीब सूझ गई।
वो एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना करके चला और रात को घर पर न लौटा। दूसरे दिन सुबह एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि माजरा क्या है। दिल में तरह तरह की दुश्चिंताएं पैदा हो रही थी। वहां जाकर जो कैफियत देखी तो दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। नानक चंद के कपड़े खून में तरबतर पड़े थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी साफा, सब वहां मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेह न रहा कि नानक चंद को किसी ने कत्ल कर डाला। 2-3 हफ्ते तक थाने में तहकीकात होती रही और आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस के अफसरों को बड़े बड़े इनाम मिले। इसको जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। खूनी ने प्रेम की प्रतिद्वंदता के जोश में ये काम किया था। मगर इधर तो गरीब बेगुनाह खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था और वहां बनारस में नानक चंद की शादी रचाई जा रही थी। लाला नानक चंद की शादी एक रईस घराने में हुई और तब धीरे धीरे फिर वही पुराने उठने बैठने आने जाने वाले शुरू हुए। वही मजलिसें जमी और वही सागर और मीना के दौर चलने लगे। संयम का कमजोर अहाता इन विषय वासना के बंटमारों को रोक न सका। हाँ, अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता था और ऊपर से थोड़ी गंभीरता बनाए रखी जाती थी। साल भर इसी बहार में गुजरा। नवेली बहू घर में कुट-कुट कर मर गई और तपेदिक ने उसका काम तमाम कर दिया। तब दूसरी शादी हुई, मगर इस स्त्री में नानक चंद की सौंदर्य प्रेमी आंखों के लिए कोई आकर्षण न था। इसका भी वही हाल हुआ। कभी बिना रोए कौर मुंह में नहीं दिया और 3 साल में ये भी चल बसी। अब तीसरी शादी हुई। ये औरत बहुत सुंदर थी, अच्छे आभूषणों से सुसज्जित। उसने नानक चंद के दिल में जगह कर ली। एक बच्चा पैदा हुआ और नानक चंद गृहस्थी के आनंदों से परिचित होने लगा। दुनिया के नाते रिश्ते उसे अपनी तरफ खींचने लगे, मगर प्लेग ने सारे ही मंसूबे धूल में मिला दिए। पति प्राणा स्त्री मर गई। 3 बरस का प्यारा लड़का भी हाथ से गया और दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम न था। अय्याशियों का भी खात्मा हुआ। दिल पर रंजोगम छा गया और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपे हुआ करते हैं। इन सदमों ने नानक चंद के दिल में मरे हुए इंसान को भी जगा दिया। जब वो निराशा के यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा हुआ था, इन घटनाओं को याद करता तो उसका दिल रोने लगता और ऐसा मालूम होता कि ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सजा दी है। धीरे धीरे ये ख्याल उसके दिल में मजबूत होता गया। उफ, मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की। ये उसी का दंड है। ये सोचते सोचते ललिता की मासूम तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती और प्यारी मुखड़े वाली कमला अपने मरे हुए सौतेले भाई के साथ उसकी तरफ प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। इस लंबी अवधि में नानक चंद को ललिता की याद तो कई बार आई, मगर भोग विलास पीने पिलाने की उन कैफियतों ने कभी उस ख्याल को जमने नहीं दिया। एक धुंधला सा सपना दिखाई दिया और बिखर गया। मालूम नहीं दोनों मर गई या जिंदा है। अफसोस, ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उनकी सुध तक न ली। उस नेक नामी पर धिक्कार है जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़े। ये ख्याल उसके दिल में इस बुरी तरह बैठ गया कि एक रोज वो कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। वो कलकत्ते पहुंचा और अपने उसी पुराने घर को चला। सारा शहर कुछ का कुछ हो गया था। बहुत तलाश के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया।
उसके दिल में जोर से धड़कन होने लगी और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा कि इस मकान में कौन रहता है। बूढ़ा बंगाली था। बोला, हम ये नहीं कह सकता कि कौन है कौन नहीं। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसको जानता है। हाँ, एक लड़की और उसका बूढ़ा माँ, 2 औरत रहता है। विधवा है, कपड़े की सिलाई करता है। जब से उसका आदमी मर गया तब से यही काम करके अपना पेट पालता है। इतने में दरवाजा खुला और एक 13-14 साल की सुंदर लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। नानकचंद पहचान गया कि ये कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। बेइख्तियार जी चाहा कि उस लड़की को छाती से लगा ले। कुबेर की दौलत मिल गई। आवाज को संभाल कर बोला, बेटी, जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर घूंघट था। सौंदर्य की ताजगी तो न थी, मगर आकर्षण अब भी था। नानकचंद ने उसे देखा और एक ठंडी सांस ली। पतिव्रत धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर लगाया मगर जब्त न हो सका, बरबस रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आड़ से उसे देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। वो चित्र जो हृदय पटल पर अंकित था और जो जीवन के अल्पकालिक आनंदों के याद दिलाता रहता था, जो सपनों में सामने आकर कभी खुशी के गीत सुनाता था और कभी रंज के तीर चुभाता था, इस वक्त सजीव सजल सामने खड़ा था। ललिता पर बेहोशी छा गई। कुछ वही हालत जो आदमी को सपने में होती है। वो व्यग्र होकर नानकचंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेले किसके भरोसे छोड़ दिया। मुझसे अब यहां नहीं रहा जाता। ललिता को इस बात की जरा भी चेतना न थी कि उस वक्त वो उसी व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाने हुए मर चुका, वरना शायद वो चीख कर भाग जाती। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी, मगर जब नानकचंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता, अब तुमको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें इन आंखों की पुतली बनाकर रखूंगा, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। मैं अब तक नर्क में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग का सुख भोगूंगा। ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हटती हुई बोली, आंखों को तो यकीन आ गया, मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे कि यह सपना न हो। बस यही थी कहानी। यकीनन आपको पसंद आई होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।